हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट ब्रैकेट की सीरीज सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स का पार्ट 5। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हम रूल नंबर 37 तक पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ रहे हैं हम रूल नंबर 38 से। लेट अस स्टार्ट। रूल नंबर 38 है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी कि LPR। दिस इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही वांट्स टू अवेल LPR। फ्रॉम whom will he take permission? Permission will be granted to him by the competent authority, जो कि दिया हुआ है Schedule 1 ऑफ दीज रूल्स, राइट। अब देखो रूल कहता क्या है। सबसे पहले तो व्हाट इज LPR? LPR इज व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन सर्विस, जो कि डेट ऑफ रिटायरमेंट तक के लिए छुट्टी ले लेता है। सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की जो रिटायरमेंट है वो आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ सर्विस है, अभी उसकी 9 मंथ ऑफ सर्विस बची हुई है और उसके बाद फिर उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है। देन दिस गवर्नमेंट सर्वेंट विशेष कि भाई मैं 9 महीने पूरा छुट्टी पर रहूं क्योंकि मेरे को अपनी प्रिपरेशन करनी है रिटायरमेंट के लिए। तो अगर वो पूरे 9 महीने छुट्टी पर रहता है इंक्लूडिंग हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट, देन इट विल बी कॉल्ड एज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। अब समझते हैं कि ये रूल क्या कहता है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट LPR लेता है तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उसको परमिट कर सकती है जितनी भी उसके पास EL ड्यू है, जितनी भी HPL ड्यू है, टुगेदर 300 से कम होना चाहिए, टुगेदर 300 से लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू। मैक्सिमम वो 300 छुट्टियां ले सकता है अपनी रिटायरमेंट से पहले। एंड दीज 300 जो लीव्स हैं, दीज विल इंक्लूड डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की डेट को मिला के 300 दिन से ज्यादा की छुट्टी वो नहीं ले सकता एज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। और यहाँ पर जो नोट लिखा है वो ये कहता है कि these 300 leaves will not include extraordinary leave. The leave granted as LPR, जो LPR की तरह लीव ग्रांट की जा सकती है उसके अंदर EOL इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो रूल नंबर 38 का फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इसको इस डायग्राम से समझेंगे। सपोज दिस इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु गोज ऑन डेप्यूटेशन। दिस इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, ही गोज ऑन डेप्यूटेशन। अब डेप्यूटेशन के लिए भी उन्होंने कुछ बताया है। सपोज वो किसी फॉरेन सर्विस में चला जाता है, किसी दूसरी सर्विस में जो कि उनका कैडर नहीं है, डिफरेंट कैडर की सर्विस में चला जाता है जिसको फॉरेन सर्विस कहते हैं। और वो फॉरेन सर्विस जो है वो 2-3 इन्होंने चीजें बताई है कहाँ कहाँ पर हो सकती है। अगर वो लोकल अथॉरिटी के अंडर जाता है, या फिर किसी कॉरपोरेशन, या फिर किसी कंपनी, एंड ऑल दीज थिंग्स आर ईदर होली और substantially financed, controlled by गवर्नमेंट। ये कंडीशन है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ही गोज ऑन डेप्यूटेशन टू सम फॉरेन सर्विस, और वो फॉरेन सर्विस लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, कंपनी, ऐसी कंपनी, ऐसी लोकल अथॉरिटी, ऐसी कॉर्पोरेशन हुई विच इज होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। तो इन दैट केस उसकी जो LPR होगी वो कैसे गवर्न होगी, ये बताता है रूल नंबर 2A। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो डेप्यूटेशन पे गया है उसको LPR मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यस, LPR मे बी ग्रांटेड टू हिम, बट उसका डिसीजन कौन लेगा? उनका एम्प्लॉयर, यानी जो फॉरेन एम्प्लॉयर है। तो डिसीजन किसका हुआ? फॉरेन एम्प्लॉयर का, बट विद द कंकरेंस ऑफ द लैंडिंग अथॉरिटी। कंकरेंस किसका चाहिए होगा? जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंडिंग अथॉरिटी है, दैट विल कंकर कि हाँ इसको LPR दे दी जाए, बट फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ द फॉरेन एम्प्लॉयर। इसको यहां से मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट चीजें। दिस इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, फॉरेन सर्विस, कहाँ कहाँ पर फॉरेन सर्विस? लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, कंपनी, होली सब्सटेंशियली ओन्ड, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। He applies for LPR. Whose decision is it?
foreign employer, but with concurrence of whom? Concurrence of lending authority. ठीक है, दिस इज रूल 2A. नाउ रूल 2B. अब LPR ग्रांट तो हो गई और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लीव इनकैशमेंट मिलेगी. लीव इनकैशमेंट को हम पढ़ेंगे रूल नंबर 39 के सब रूल 2 के अंदर कि इनकैशमेंट जो है वो होता कैसे है, कितनी लीव्स का इनकैशमेंट होता है. बट फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि क्या इसको लीव इनकैशमेंट भी एंटाइटल होगा कि नहीं होगा. तो यस, आफ्टर लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट ही विल बी एंटाइटल टू लीव इनकैशमेंट ऑल्सो. जो EL इनकैशमेंट होता है रिटायरमेंट के टाइम पे, अगर वो बंदा फॉरेन एम्प्लॉयर के पास से ही रिटायर कर रहा है तो. ऑफकोर्स जब लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट जो है वो उसने फॉरेन एम्प्लॉयर से ही ली है तो रिटायर वहीं पर करेगा ना. तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर EL इनकैशमेंट या लीव इनकैशमेंट. इसको भी यहां से कर सकते हो मार्क. फॉरेन सर्विस पर है, क्या अलाउ होगा उनको? एनकैश्ड अर्न लीव. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. रूल नंबर 38 का सब रूल 3 ये कहता है कि अगर ये गवर्नमेंट सर्वेंट ही इज ऑन फॉरेन सर्विस इन एनी बॉडी अदर देन दीज, देन टू अवेल LPR उसको वापस आना पड़ेगा डेप्यूटेशन से. ठीक है, तो इसको यहां पर वापस आना पड़ेगा अगर उसको LPR अवेल करनी है तो. ठीक है, इसका मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट के पास दो ऑप्शन है, मतलब वो दो ही काम करेगा, तो क्विट करेगा या नहीं क्विट करेगा. अगर वो क्विट करता है इन दैट केस LPR भी मिलेगी और EL का एनकैशमेंट भी मिलेगा. नॉट ओनली EL प्लस HPL बोथ इनका एनकैशमेंट मिलेगा. बट अगर नहीं क्विट करता है तो बोथ दीज थिंग्स ही विल नॉट बी एबल टू अवेल. यहां से इसको मार्क कर लेते हैं. गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑन फॉरेन सर्विस बट अंडर अनदर बॉडी विच इज अदर देन दोज विच आर मेंशन्ड इन द प्रीवियस रूल. ठीक है, तो इन दैट केस उसको कब एडमिसिबल होगा? व्हेन ही क्विट्स द ड्यूटी अंडर दैट फॉरेन एम्प्लॉयर, यानी कि जब वो वापस आता है. एंड नेक्स्ट थिंग, अगर वो वहां पर सर्विस कंटिन्यू करता है तो दूसरी बात उसको कैश पेमेंट भी नहीं मिलेगी इन ल्यू ऑफ लीव अंडर रूल 39. रूल 39 जिसके अंदर की हम EL इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट की बात करने वाले हैं कि लीव इनकैशमेंट कैसे होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. ठीक है, तो ये दोनों चीजें उसको नहीं मिलेगी. तो ये हम यहां पर आप मार्क कर सकते हो इन चीजों को. नेक्स्ट रूल 38A. दिस इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही विशेस टू अवेल LTC. और LTC के टाइम पे भाई छुट्टी भी अप्लाई करनी होती है, यू नो दैट. कुछ तो लीव अप्लाई करेगा, कोई भी लीव अप्लाई कर सकते हैं, चाहे CL चाहे EL जो मर्जी, बट लीव अप्लाई करनी है. सपोज ये EL अप्लाई करता है एंड नेक्स्ट थिंग वो EL एनकैशमेंट के लिए भी परमिशन मांगता है. फाइन, तो ये जो EL एनकैशमेंट है इसका क्या रूल है? ये रूल है हमारे रूल नंबर 38A में. फर्स्ट थिंग कि ये EL एनकैशमेंट है दिस इज मैक्सिमम 10 एट अ टाइम एंड 60 इन एंटायर सर्विस. इसको हम मार्क करेंगे अब यहाँ पे. गवर्नमेंट सर्वेंट में बी परमिटेड टू एनकैश अर्न लीव अप टू 10 एट अ टाइम. ठीक है, एंड देन टोटल लीव ड्यूरिंग द एंटायर करियर डज नॉट एक्सीड 60. ये 10 और 60 आपका यहां पर है. नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर A में दे रखी कुछ कंडीशन कि आप EL एनकैशमेंट कब करा सकते हो. तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि LTC पर लीव इनकैश कराता है वो पहली बात तो सिर्फ EL इनकैश करा सकता है, HPL नहीं इनकैश करा सकते हैं. तो इसको समझने के लिए क्या कंडीशन है उसके लिए मैं यहाँ पे एक EL अकाउंट बनाती हूँ इसी गवर्नमेंट सर्वेंट का. दिस इज EL अकाउंट. सपोज इसके पास जो बैलेंस EL बची है जिस टाइम पर ये LTC अवेल कर रहा है या फिर EL इनकैशमेंट के लिए एप्लीकेशन दे रहा है तो उस टाइम पर उसके पास बैलेंस है 40. ठीक, और सपोज LTC जाने के लिए उसको छुट्टी चाहिए 5 EL वो अप्लाई करता है और साथ में ही ऑल्सो सेज कि भाई मेरे को 10 दिन का लीव इनकैशमेंट दे दो, तो 10 डेज का लीव इनकैशमेंट. तो इन दैट केस भाई 5 तो छुट्टी लेनी है इसको इसी बैलेंस में से, तो -5 बचेंगी कितनी इसके पास फिर 35. और 10 EL भी इनकैश करानी है, 10 EL इनकैश कराएंगे तो इसमें से 10 और माइनस तो बचेंगे 25. तो हमारी जो पॉइंट नंबर A के अंदर कंडीशन है
उसमें ये कह रहे हैं कि ये वाली ईएल और ये ईएल एनकैशमेंट को डिडक्ट करने के बाद कम से कम ये जो 25 बची है ना इसके पास, कम से कम यहाँ पर 30 बचनी चाहिए। तो दैट मीन्स अगर इस गवर्नमेंट सर्वेंट का ये बैलेंस है तो इस पर इनको ईएल एनकैशमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ईएल ये किस एक्सटेंट तक एनकैश करा सकते हैं उसको यहाँ से समझते हैं। इनके पास 40 ईएल थी, 40 में से 5 चली गई क्योंकि इनको छुट्टी तो लेनी पड़ेगी, एलटीसी के लिए 5 छुट्टियां लेनी है, तो बचे 35। तो मिनिमम क्योंकि 30 बैलेंस रखना है यहाँ पे, तो ये सिर्फ 5 ईएल को एनकैश करा सकते हैं अगर इनके पास 40 है बैलेंस। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर इनके पास सपोज 60 ईएल का बैलेंस होता, ये ईएल अकाउंट है, तो इस 60 में से 5 हटा दो तो बचे 55 ईएल लेने के बाद। अब 55 में से क्योंकि वो 10 लीव एंड कैश कराना चाह रहे हैं तो हम 10 और हटा देते हैं, बचे 45। तो दिस इज मोर देन 30। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 30 डेज इज अवेलेबल टू हिज क्रेडिट। कब? आफ्टर टेकिंग अकाउंट पीरियड ऑफ इनकैशमेंट एज वेल एज लीव। यानी ईएल लीव और ईएल इनकैशमेंट अगर उसको टोटल 15 डेज चाहिए तो भैया 15 माइनस करने के बाद उसके बैलेंस के अंदर कम से कम 30 छुट्टियां बचनी चाहिए, तभी वो ईएल इनकैशमेंट अवेल कर सकता है। हालांकि उसके पास अगर 30 छुट्टी बची हुई है तो वो लीव तो तब भी ले सकता है, सिर्फ ईएल इनकैशमेंट नहीं ले पाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने फॉर्मूला बताया कि किस तरह से ईएल का जो इनकैशमेंट है उसको कैलकुलेट करना है। सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो 4800 ग्रेड पे यानी कि लेवल 8 में है और वो अपने पे लेवल में सेल 3 पर है। फाइन। तो इनकी जो बेसिक पे हुई वो कितनी है? 50500। अब इसको जब हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो हम पता लगाते हैं कि भाई इस गवर्नमेंट सर्वेंट ने अगर 10 डेज का लीव इनकैशमेंट की एप्लीकेशन दी है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं। सपोज ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, इन्होंने जिस टाइम पे एलटीसी अप्लाई किया है उस टाइम पे बेसिक पे 50500 है और डीए चल रहा है 50%। तो भाई ईएल इनकैशमेंट ये लेना चाह रहे हैं तो कितना मिलेगा? ये एग्जाम के अंदर कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है, इट्स अ वेरी इजी फॉर्मूला। सबसे पहले तो बेसिक पे कितनी है? 50500 प्लस डीए कितना है? 50%। तो 50% ऑफ दिस बेसिक पे विल कम आउट टू बी 25250, है ना। 50,500 का 50% 25,250 ही तो होगा, डिवाइडेड बाय 30। वाई 30? बिकॉज ऑन एन एवरेज एक मंथ के अंदर हम 30 दिन लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये 1 डे की सैलरी आ गई, बट हमें निकालनी है 10 डेज के लिए, तो इंटू कर देते हैं 10 डेज। अब जितने भी दिन की वो ईएल इनकैशमेंट मांगेगा गवर्नमेंट सर्वेंट, उससे इसको इंटू कर देना है, चाहे इंटू 6 है, चाहे इंटू 3 है, चाहे इंटू 12। इज इट? नो, इंटू 12 नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज मैक्सिमम ईएल इनकैशमेंट एट अ टाइम इज ओनली 10। तो ये जो भी आंसर आएगा दिस विल बी द आंसर कि इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितने पैसे मिलेंगे फॉर ईएल एनकैशमेंट ऑफ 10 डेज। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 25250 यही आंसर आ जाएगा। इसका सब रूल 3 कहता है कि एचआरए जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, नो एचआरए विल बी इंक्लूडेड। तो हमने करा भी नहीं भाई, हमने तो बेसिक पे लिया है और डीए लिया है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब लीव इनकैशमेंट मिलता है तो वो मैक्सिमम 300 लीव्स का मिलता है। मैक्सिमम 300 लीव्स कैन बी एनकैश्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब रूल नंबर 4 ये कहता है, सपोज दिस इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और ये इनका ईएल अकाउंट है। हम फिलहाल ईएल की बात ही करेंगे क्योंकि हम ईएल इनकैशमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ईएल अकाउंट है, इनके पास कभी 200 ईएल रही होगी, इन्होंने कोई सपोज लीव इनकैशमेंट लिया 10 दिन का, तो -10 कर दी हमने, डिडक्ट कर दी इसमें से, तो 190 लीव्स बच गई। फिर सपोज करते करते 190 में से इन्होंने फिर एक बार इनकैशमेंट लिया और 10 दिन का हो गया। फिर करते करते इनके पास भाई 15-15 क्रेडिट भी तो होती रहेंगी। अब 15 क्रेडिट होते होते फाइनली इनके पास 300 लीव्स बन गई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हम आ गए यहाँ पे रिटायरमेंट पर, और रिटायरमेंट पर फिर से इनकी 15-15 जुड़ के आज की डेट में जिस दिन इनका रिटायरमेंट है उस दिन इनके पास 300 ईएल है। अब भाई मैंने बताया कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 300 लीव्स को एनकैश करा सकते हैं, तो यस, ये अपनी इन 300 लीव्स को एनकैश करा लेंगे
और वो कैसे एनकैश कराएंगे हमें आगे पढ़ेंगे हम रूल नंबर 39 में, अभी तो 38 चल रहा है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो भी वो ईएल एनकैश कराएंगे उस ईएल पर इस एनकैशमेंट का कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको ये नहीं बोला जाएगा कि आप 300 नहीं एनकैश करा सकते क्योंकि आपने 10 और 20 जो है वो आप पहले एनकैश करा चुके, इसलिए आप रिटायरमेंट पर ओनली 280 ही एनकैश करा पाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। उनके पास रिटायरमेंट पर अगर तब भी 300 इकट्ठी हो जाती हैं, चाहे वो 6 बार लीव एनकैशमेंट करा के 60 डेज की लीव ऑलरेडी पहले इनकैश करा चुके हैं, ठीक है, स्टिल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर वो फिर से 300 इकट्ठी कर लेते हैं तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको 300 का ही एनकैशमेंट मिलेगा। तब ये नहीं कहा जाएगा कि आप 10 20 30 40 की जो इनकैशमेंट है पहले ले चुके हो तो हम 300 की इनकैशमेंट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो छोटा सा रूल लिखा है फोर्थ रूल वो ये कहता है यहाँ पर। देन रूल नंबर 5, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने ईएल एनकैश करा ली बट फॉर सम रीजन ही फेल्स टू अवेल एलटीसी, ठीक है, यानी इन्होंने सपोज ईएल एनकैशमेंट के लिए 25,000 250 रुपए ले लिए एंड नाउ ही हैज नॉट अवेल्ड हिज एलटीसी, तो इन दैट केस दिस मनी हैज टू बी रिफंडेड विद इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? 2% इंटरेस्ट। ठीक है, इसको यहां से मार्क करते हैं। इफ ही फेल्स टू अवेल एलटीसी ही शैल रिफंड द एंटायर अमाउंट ऑफ लीव सो एनकैश्ड, ठीक है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। कौन से रेट पर? 2% रेट पर। बट अब वो बोलेगा भी मेरी 10 लीव तो मैंने इनकैश कराई थी तो वो तो वापस कर दो, तो ऑफकोर्स वो तो वापस कर ही देंगे, तो उसके लीव अकाउंट में जो ये लीव इनकैश हुई थी वो क्रेडिट हो जाएंगी। शैल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड फॉर क्रेडिट बैक ऑफ लीव। ठीक है, रूल नंबर 39, इसका सब रूल 1 जो है इट इज वेरी जनरल एंड वेरी लॉजिकल। भाई अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर कर गया या उसकी ड्यूटीज का फाइनल सेसेशन खत्म हो गया, टर्मिनेट कर दी उसकी ड्यूटीज, या फिर उस गवर्नमेंट सर्वेंट ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, या फिर उस गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट ने कंपलसरी रिटायर कर दिया, या फिर उस गवर्नमेंट सर्वेंट ने रिजाइन कर दिया, तो इन सारी कंडीशंस में इस डेट के बाद कोई लीव उसको ग्रांट नहीं की जा सकती। दिस इज वेरी लॉजिकल। रिटायरमेंट के बाद कौन सी लीव ग्रांट की जाएगी? रिटायरमेंट पे तो खत्म हुई ना कहानी। सिमिलरली रेजिग्नेशन पे कहानी खत्म, तो उसके बाद कोई लीव ग्रांट नहीं की जाएगी। तो दिस इज वेरी जनरल एंड लॉजिकल रूल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब ये जो है रूल नंबर 39 का सब रूल 2 का क्लॉज ए, इसी की बात हम बार बार कर रहे थे पीछे भी कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मैक्सिमम 300 दिन का लीव इनकैशमेंट मिलता है। ठीक है, और ये जो लीव इनकैशमेंट मिलता है कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी, दिस इज लीव इनकैशमेंट, दिस इज फॉर बोथ अर्न लीव एंड एचपीएल, और इन दोनों को मिला के मैक्सिमम 300 दिन का मिलेगा। कब मिलेगा? वेयर अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स ऑन अटेनिंग एन नॉर्मल एज। नॉर्मल एज पर अगर वो रिटायर करता है, जैसे सुपर एन्युएशन जिसको कहते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किस तरह से लीव इनकैशमेंट होगा वो तो हम आगे पढ़ेंगे रूल 2B के अंदर। बट यहाँ पर इसी रूल की बात हो रही है बार बार कि उनको 300 दिन का जो रिटायरमेंट, 300 दिन का जो ईएल इनकैशमेंट मिलता है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो कहाँ पर लिखा है? तो वो लिखा है रूल नंबर 39 के सब रूल 2 के क्लॉज ए में, हेयर। अब हम पढ़ रहे हैं ये रूल 39 का सब रूल 2 और इसका क्लॉज बी। और ये इतना क्लियरली मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि आगे आने वाले रूल में हम बार बार देखेंगे कि सब रूल 2 के क्लॉज बी में जिस तरह से कैलकुलेट किया गया है वैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सब रूल 2 के बी के अंदर जिस तरह से बताया गया है उस तरीके से यहाँ पर होगा। तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए टू कनेक्ट कि भाई सब रूल 2 के बी में लिखा क्या है। तो लेट अस सी, इसके अंदर भी वही फॉर्मूला है जो हमने पीछे अभी पढ़ा था ईएल एनकैशमेंट के टाइम पे जो एलटीसी पर मिलता है। अब यहाँ पर भी हम लीव इनकैशमेंट की ही बात कर रहे हैं। एलटीसी के टाइम पे ईएल इनकैशमेंट है और यहाँ पर लीव इनकैशमेंट है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो लीव इनकैशमेंट है 300 लीव्स का, उस 300 के अंदर ईएल भी हो सकती है और एचपीएल भी हो सकती है, और इन दोनों को मिला के 300 का मिलता है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसको हम देखते हैं। कैश कितना मिलेगा? ऊपर हम वही सपोज वही वाला गवर्नमेंट सर्वेंट है 50500 डिवाइडेड बाय हम 30 करेंगे, प्लस डीए प्लस करेंगे वही 25250, सेम है पे एडमिसिबल प्लस डीए, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ कोर्स, एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईएल्स, नंबर ऑफ ईएल जो भी क्रेडिट पर होंगे उस गवर्नमेंट सर्वेंट के।
सपोज ये उस गवर्नमेंट सर्वेंट का लीव अकाउंट है और इसके अंदर जो ईएल बची है उनके पास है 270 और जो एचपीएल बची है वो है सपोज 500, ठीक है, कभी यूज ही नहीं हुई। तो ये जो 270 है, क्योंकि 270 ही बची है, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ ईएल की जगह मल्टीप्लाई करेंगे 270 से कि जितना भी आएगा दिस विल बी ईएल इनकैशमेंट एंड देन उनके एचपीएल का इनकैशमेंट करेंगे कैलकुलेट। ये मैं बता देती हूँ, इसका जो कैलकुलेशन है वो आ जाएगा 681750। ये हो गया एक तरीके से ईएल के बदले में इनको इतना मिलेगा। कितनी ईएल के बदले में 270, है ना। और अब मैं बता रही थी कि 300 के लिए यहाँ पर जो गैप है 300 फिल करने के लिए जो गैप है वो हम 30 एचपीएल से भर देंगे। और ये 30 एचपीएल का जो इनकैशमेंट होगा वो कैसे करेंगे हम, वो उसके लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इसके लिए हम करेंगे, देखो, हाफ पे लीव सैलरी एडमिसिबल। तो हम जिस गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रहे हैं उनकी पे है 50500, तो इसकी हाफ पे कितनी हुई 25250 प्लस डीए जो कि मैं कह रही हूँ कि सपोज 50% है, तो इसको 50% करेंगे तो आएगा 12625। अगेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 30 एज एवरेज नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इज टेकन एज 30 एंड देन मल्टीप्लाई बाय कितनी एचपीएल, मल्टीप्लाई बाय एचपीएल जो कि हमें एडजस्ट करनी है। और वो एचपीएल हमें कितनी एडजस्ट करनी है, ओनली 30, बिकॉज 300 में से 270 तो हम ऑलरेडी ईएल का इनकैशमेंट कर चुके हैं, ठीक है। तो इस एचपीएल के बदले हम लिखेंगे 30, 30 से 30 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आपका 37875 प्लस करके इनको, फाइन। तो इनके एनकैशमेंट का एक कंपोनेंट हो गया ये और दूसरा कंपोनेंट हो गया ये जो कि एचपीएल को इनकैश करके आया है। तो फाइनली जो इनको इनकैशमेंट मिलेगा वो मिलेगा कितना, इन दोनों का एडिशन, ठीक है, जो कि टोटल करके आ रहा है 719625। ही विल बी ग्रांटेड दिस 7,19,625। सी पॉइंट के अंदर ध्यान रखो, टू मेक अप द शॉर्टफॉल इन अर्न लीव, इनका शॉर्टफॉल कितना पड़ रहा था अर्न लीव के बाद, 30 का शॉर्टफॉल पड़ रहा था। तो वो ये भी कह सकते थे कि भाई मेरी तो 500 एचपीएल है, इन 500 एचपीएल को कम्यूट कर दो और इसको यूज कर लो, 60 एचपीएल को यूज करके 30 मान लो, ताकि हाफ पे लीव ना करनी पड़े, यानी ये हाफ पे ना लेनी पड़े, आप कम्यूट कर दो। तो नो कम्यूटेशन इज अलाउड, बस इतना याद रखना है कि नो कम्यूटेशन इज अलाउड, चाहे कितनी भी एचपीएल बच रही हो अकाउंट के अंदर। पॉइंट नंबर 3, सब रूल 3 पढ़ रहे हैं हम, रूल नंबर 39 का, जो ये कहते हैं कि अगर इस गवर्नमेंट सर्वेंट पर कोई डिसिप्लिनरी या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी, ठीक है, देन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, चाहे डिसिप्लिनरी चाहे क्रिमिनल, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है टू ग्रांट लीव ही में विदहेल्ड, जो पीछे हम 7 लाख की बात कर रहे हैं, 7,19,625 बनता है सपोज इस गवर्नमेंट सर्वेंट का ईएल एनकैशमेंट, बट क्योंकि इनके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन विदहेल्ड होल और पार्ट, या तो पूरा पूरा या फिर इसका कोई पार्ट, सपोज 5 लाख होल्ड कर लिया और बाकी 2 लाख कुछ रुपए उनको दे दिए, बट कब, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ कोर्स। लेकिन ये होल और पार्ट जो है वो कब विदहेल्ड होगा, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि इनके ऊपर जो प्रोसीडिंग चल रही है इनके कंक्लूड होने पर इस गवर्नमेंट सर्वेंट की कोई रिकवरी बन जाएगी, ठीक है, मनी बिकमिंग रिकवरेबल फ्रॉम हिम, यानी इनकी कोई रिकवरी बन जाएगी। तो ऑफकोर्स जो इन्होंने होल्ड किया होगा, सपोज इन्होंने पार्ट होल्ड कर लिया 5 लाख रुपीज का और आफ्टर कंक्लूजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके ऊपर कोई फाइन लग जाता है 4 लाख रुपए का, तो भाई ये 4 लाख रुपए जो है वो इसके अंदर से एडजस्ट करके इनको बाकी के बचे हुए 1 लाख रुपए वापस कर देंगे। तो दिस सेज रूल नंबर 39 का सब रूल 3। सब रूल 4 क्या कहता है, दिस इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि रिटायर कर चुके हैं, बट इनकी सर्विस को एक्सटेंड किया जाता है फॉर सपोज से 2 ईयर्स, ठीक है। तो इनको क्या क्या एंटाइटलमेंट मिलेगा फॉर दिस एक्सटेंशन, यानी कि जब इनकी सर्विस एक्सटेंड हो चुकी है तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 2 ईयर्स इनको क्या क्या एंटाइटलमेंट मिलेगा। फर्स्ट थिंग, ही विल बी एंटाइटल टू ईयर ड्यू। अब कितनी ईएल इनके पास बची होगी, हम यहाँ पे इनका लीव अकाउंट बना देते हैं,
लीव अकाउंट में हम सिर्फ ईएल की बात करते हैं सपोज, तो इनके पास ईएल सपोज बच रही थी 300, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे है तो 300 तो इकट्ठी हो ही जाती है ना। तो भाई 300 इनके पास बच रही थी, तो जिस तरह से हमने ईएल को किस तरीके से ग्रांट करना है, किन कंडीशन पर ग्रांट करना है, वो हमने पढ़ा था रूल नंबर 26 के अंदर। तो रूल 26 के अकॉर्डिंग ये अपनी ईएल अवेल कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। चाहे तो ये 180 ईएल एट अ टाइम, पढ़ा था हमने वहां पे कि एट अ टाइम 180 ईएल जो है वो कर सकते हैं अवेल, और दूसरी 300 ईएल पूरी भी अवेल कर सकते हैं एलपीआर, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट की सर्विस को, सॉरी आफ्टर रिटायरमेंट इनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, तो यानी ये आफ्टर 2 ईयर्स रिटायर होंगे अब, तो ये एलपीआर भी ले सकते हैं। 30 अगस्त 2022 को इनका रिटायरमेंट था, बट इनकी सर्विस 30 अगस्त 2024 तक के लिए एक्सटेंड की गई, तो इससे पहले पहले 300 की 300 ईएल ये एलपीआर की तरह ले सकते हैं। ये कहता है आपका पॉइंट नंबर 1, इसको मार्क कर लो कि ही मे बी ग्रांटेड अर्न लीव which was at his credit subject to maximum of 180 days if he takes it at a time or maximum of 300 days if he avails it as LPR at a time। ठीक है, इसका पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, तो भाई इनका पीरियड ऑफ एक्सटेंशन खत्म होने के बाद, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ एक्सटेंशन, जो कि कब खत्म हो रहा है, 30 अगस्त 2024 को खत्म हो रहा है, तो ऑन दिस डेट ही विल बी एंटाइटल्ड टू लीव इनकैशमेंट। कौन सा लीव इनकैशमेंट, वही ईएल प्लस एचपीएल मिला के मैक्सिमम 300 लीव्स का जो इनकैशमेंट मिलेगा। और हमने पढ़ा कहाँ पे था ये, रूल नंबर 39 के क्लॉज बी के सब रूल 2 के अंदर, राइट। और उसी तरह से कैलकुलेट होगा जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। तो भाई इसका सब रूल 5 पढ़ने से पहले मैं एक चीज याद दिला दूं, जब हमने इसका सब रूल 2A पढ़ा था तो हमने वहां पे लिखा था कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट नॉर्मल एज अटेन करने पर रिटायर होता है तब उसको उस तरह से लीव इनकैशमेंट मिलता है जिस तरह से हम अभी पढ़ रहे हैं इतनी देर से, कि 300 दिन का मिलेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, वो सब कब होगा, जब गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन अटेनिंग द नॉर्मल एज, यानी 60 के होके अगर वो रिटायर कर रहे हैं। इसका एक केस हमने अभी पीछे पढ़ा कि अगर 60 के होने के बाद उन्हें रिटायर नहीं किया गया और पब्लिक इंटरेस्ट में सपोज 2 साल के लिए उनकी सर्विस एक्सटेंड की गई, तब भी उसी हिसाब से लीव इनकैशमेंट होगा। अब रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर इसी रूल के अंदर जब हमने सी पॉइंट पे पढ़ा था, देखो ए पॉइंट पे जब हमने पढ़ा था तो किस तरह से लीव इनकैशमेंट होगा ये तो हमने पढ़ ही लिया है। सी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट सर्वेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है या फिर 56J में उसको कंपलसरी रिटायर किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट उनको नोटिस के बाद रिटायर करती है, एक तरीके से कंपलसरी रिटायरमेंट ही हो गया, या एनी केस जो भी इस तरीके से बनता है कि गवर्नमेंट उनको रिटायर कर रही है, गवर्नमेंट बाय गिविंग हिम नोटिस और पे एंड अलाउंसेस इन ल्यू ऑफ सच नोटिस, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशन। यानी कि ये नोटिस से काम हो रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को जब वॉलंटरी रिटायर करना होता है तो ही गिव्स अ नोटिस टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को जब किसी को रिटायर करना है तो गवर्नमेंट गिव्स हिम नोटिस। तो इन बोथ दीज केसेस ये रूल नंबर 5 गवर्न करेगा। अब a government servant who retires or is retired from the service in the manner mentioned in clause C of sub rule 1, और वो clause C of sub rule 1 है ये, ठीक है। तो इन दैट केस ऑल्सो जिस तरह से हमने 39 के सब रूल 2 के अंदर पढ़ा है कैश इक्विवेलेंट किस तरह से मिलेगा, मैक्सिमम 300 दिन का मिलेगा, सेम उसी तरह से जो क्लॉज सी है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। देखो इसका कहने का क्या मतलब हुआ, फिर इसका मतलब रेजिग्नेशन पे तो ऐसा नहीं होता, फाइन। तो इसलिए रूल नंबर 5 जो है वो इसका क्लॉज सी कवर करता है, और पीछे क्लॉज ए ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक। तो इसके अंदर भी मैक्सिमम 300 डेज का ही लीव इनकैशमेंट मिलेगा, अगेन वही ईएल प्लस एचपीएल, और जो भी मैनर हमने पीछे पढ़ा कैलकुलेशन का वही सेम मैनर इसके अंदर चलेगा। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। अब इसके बाद है सब रूल 6 जिसके क्लॉज ए के 3 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट के अंदर कवर होता है वो गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी की सर्विस टर्मिनेट की गई है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने इस गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विसेज जो है वो टर्मिनेट कर दी है बाय गिविंग नोटिस पीरियड, बाय गिविंग नोटिस पीरियड, या फिर उस नोटिस पीरियड के बदले उसको पे एंड अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, बेसिकली सर्विसेज आर टर्मिनेटेड, ठीक है। दूसरे केस के अंदर है जब गवर्नमेंट सर्वेंट खुद रिजाइन करके जा रहा है या खुद क्विट करके जा रहा है, एक ही बात है। तो दिस गवर्नमेंट सर्वेंट हैज नाउ रिजाइंड। और तीसरा केस है जिसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जिसको रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयमेंट किया गया था,
यानी दिस गवर्नमेंट सर्वेंट हैड रिटायर्ड, देन रीएम्प्लॉयड, एंड देन नाउ सर्विसेज आर टर्मिनेटेड, या रीएम्प्लॉयमेंट का पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है। ये 3 केसेस इस सब रूल 6 के अंदर कवर हो रहे हैं। अब इसके अंदर ये जो फर्स्ट केस है जिसके अंदर टर्मिनेशन हुआ है, या फिर सेकंड केस है जिसके अंदर रीएम्प्लॉयमेंट का जो पीरियड है वो खत्म हुआ है, बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स के अंदर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है सर्विसेज को टर्मिनेट करने का, और यहाँ पर भी गवर्नमेंट का ही डिसीजन था उसको रीएम्प्लॉय करने का, जिस वजह से उसका पीरियड कभी खत्म हुआ और वो फाइनली खत्म हो गया रीएम्प्लॉयमेंट का पीरियड। तो डिसीजन किसका था? गवर्नमेंट का। तो इन बोथ द केसेस, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि 300 दिन की मैक्सिमम ईएल या फिर लीव जो है वो इन कैश हो सकती है, सिमिलरली यहाँ पर भी मैक्सिमम ऑफ 300 डेज जो है वो इन कैश हो जाएंगे। बोथ अर्न लीव और एचपीएल मिला के, यहाँ पर भी बोथ अर्न लीव एंड एचपीएल मिला के, बोथ द थिंग्स आर सिमिलर। ठीक है, तो इसके अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते हैं, फर्स्ट का और थर्ड का। सेकंड में थोड़ा सा डिफरेंट है बस। फर्स्ट में देखो, सर्विस आर टर्मिनेटेड बाय नोटिस, तो इन दैट केस अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव, the authority can grant him cash equivalent in respect of both earned leave and half pay leave at its credit, again maximum of 300 days, and किस तरह से वो कैलकुलेट होगा जो हमने रूल 39 के रूल 2 के अंदर पढ़ा था। यहाँ पर भी वही सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव कैन ग्रांट सच अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ अर्न लीव एंड एचपीएल एट इट्स क्रेडिट, मैक्सिमम ऑफ 300 डेज, और किस तरह से जो कैश को कैलकुलेट किया जाएगा, जो रूल 39 में जिस तरह से कैश को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले दिए गए हैं। बट इन रूल 2 जो रेजिग्नेशन का डिसीजन है वो गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट का डिसीजन है, वो अपनी मर्जी से सर्विस छोड़कर जा रहा है। तो इन दैट केस जो उसका ईएल अकाउंट होगा, ठीक है, नॉट एचपीएल, इसको ध्यान से देखना यहाँ पर, इसको हम दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं, कैश इक्विवेलेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अर्न लीव, और दूसरी चीज टू द एक्सटेंट हाफ ऑफ सच लीव एट इज क्रेडिट, मैक्सिमम ऑफ 150 डेज। ठीक है, तो इनकी अर्न लीव के अंदर अगर 200 लीव्स पड़ी होंगी तो जो पर्सन रिजाइन कर रहा है उसको 100 के अकॉर्डिंग कैश जो है वो मिल जाएगा, उसी हिसाब से जो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 300 होगी तो 150, तो दैट मीन्स मैक्सिमम 150 लीव ही एनकैश की जा सकती हैं व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस। और वो भी कौन सी लीव होगी? ईएल होगी। यहाँ पर 100 है तो इसके अंदर प्लस करके 50 एचपीएल नहीं जोड़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि 150 मैक्सिमम होती है, सिर्फ ईएल की इनकैशमेंट मिलती है एट द टाइम व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस और क्विट्स द सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि जो कैश इक्विवेलेंट होगा उसको कैसे कैलकुलेट करना है, वो मैं तुम्हें बताई चुकी हूँ कैसे कैलकुलेट करना है, वही क्लॉज बी ऑफ सब रूल 2। ठीक है, रूल नंबर 39 का सब रूल 2 का क्लॉज बी क्या बताता है कि जो कैश इक्विवेलेंट होगा उसको कैलकुलेट कैसे करना है। फाइन। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक चीज और बताई है बस, कि जो पीछे हमने रीएम्प्लॉयमेंट वाला केस पढ़ा है उस केस के अंदर कौन सी पे ली जाएगी। तो भाई ये तो बहुत लॉजिकल सी बात है कि जो रीएम्प्लॉयमेंट पर जो उनको पोस्ट ऑफर की गई होगी उस स्केल में जो उनकी पे फिक्स की गई होगी उसी पे को मानेंगे उस कैश इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एंड अगेन आगे बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ पेंशन इक्विवेलेंट वट या जो भी है, बस यहाँ पर काम की बात सिर्फ इतनी है कि जब जो उनकी पे रीएम्प्लॉयमेंट के लिए फिक्स की गई होगी उसी पे को कैश इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे। रूल 39A, इन केस ऑफ डेथ वाइल इन सर्विस, अगर सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की बिफोर रिटायरमेंट यानी वाइल इन सर्विस अगर डेथ हो जाती है तो इन दैट केस ऑन द डेट ऑफ डेथ उनके अकाउंट में जितनी भी ईएल या एचपीएल जो भी क्रेडिट पर होंगी उनका सेम रूल के अकॉर्डिंग 300 से ज्यादा ना कैश इक्विवेलेंट देते हुए मैक्सिमम 300 का कैश इक्विवेलेंट देंगे। और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सेम उसी तरह से जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया था। सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो इनवैलिड हो जाता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवैलिड? बीइंग इनवैलिड, या फिर उनका इनवैलिडेशन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इस गवर्नमेंट सर्वेंट को मेडिकल अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया है कि ही इज परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड फॉर फ्यूचर सर्विस, यानी ये गवर्नमेंट सर्वेंट अब फ्यूचर सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर सकता बिकॉज ऐसी कोई डिसेबिलिटी हो गई है या फिर ऐसी कोई इलनेस हो सकती है जो कि अब क्योरेबल नहीं है, और उस इलनेस या उस डिसेबिलिटी के चलते ही कैन नॉट कंटिन्यू द सर्विस।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनवैलिडेशन। तो ऑन द डेट ऑफ इनवैलिडेशन इस गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट में जितनी एचपीएल या ईएल होंगी उसको उसी रूल के हिसाब से मैक्सिमम 300 का लीव इनकैशमेंट मिल जाएगा, उसी तरह से कैलकुलेट करके। ठीक है, इसके अंदर सेकंड रूल है कि अगर ये गवर्नमेंट सर्वेंट परमानेंट या फिर क्वासी परमानेंट नहीं है, ठीक है, ये केस नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है, क्वासी परमानेंट नहीं है, तो सिर्फ एक डिफरेंस है, सिर्फ ईएल इनकैशमेंट होगा कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ हाफ पे लीव स्टैंडिंग एट हिज क्रेडिट शैल नॉट बी ग्रांटेड। ठीक है, यानी कि एचपीएल का जो इनकैशमेंट है वो नहीं होगा, ईएल का जो इनकैशमेंट है वो हो जाएगा। 300 में से अगर कुछ कम पड़ रही होंगी ईएल इनके पास, सपोज 200 ही है, तो प्लस 100 हम एचपीएल से नहीं करेंगे इस केस में, जिस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो परमानेंट या क्वासी परमानेंट नहीं है। रूल नंबर 39C, सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है वाइल इन सर्विस, तो अभी मैंने पीछे पढ़ा कि भाई उस केस के अंदर भी उनको एट द टाइम ऑफ डेथ अगर जितना भी होगा उनके पास ईएल और एचपीएल का क्रेडिट, उस हिसाब से 300 के हिसाब से उनको लीव इनकैशमेंट मिल जाएगा। बट अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की रिटायरमेंट पर भी डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट के बाद भी डेथ होती है, लेकिन इस जो कैश इक्विवेलेंट था इसको मिलने से पहले डेथ हो गई, तो ये रूल बताता है कि ये जो कैश इक्विवेलेंट है वो कैसे और कौन से फैमिली मेंबर को मिलेगा। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी डेथ हुई है वो मेल है, तो इन दैट केस सबसे पहला राइट किसको होगा, वाइफ को होगा। एंड इफ दिस गवर्नमेंट सर्वेंट हैड मल्टीपल वाइफ्स, तो उसमें से किसको सबसे पहले हक होगा, एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो को। ठीक है, इसके बाद वाइस वर्सा, अगर वो फीमेल है जिसकी डेथ हुई है तो ऑफकोर्स सबसे पहला जो राइट होगा वो तो हस्बैंड का होगा। ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है ना। अब यहाँ पर देखो ये एक्सप्लेनेशन है जो काम की चीज है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसके अंदर से हम एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो किसको बोलेंगे। एल्डेस्ट के हिसाब से हम इस एज वाइज एल्डेस्ट नहीं देखेंगे यहाँ पे, जिसकी मैरिज सबसे पहले हुई होगी इनमें से, ठीक है, उसको एल्डेस्ट मानेंगे। दैट मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज उनकी सीनियोरिटी काउंट होगी एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो का पता लगाने के लिए, ना कि उनकी एज। इसमें चाहे कोई भी छोटा है चाहे कोई भी बड़ा है, बट जिसकी मैरिज सबसे पहले हुई है, जिसकी मैरिज का जो टाइम पीरियड है वो सबसे लंबा है, उसी को सीनियर माना जाएगा और उसी को एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो माना जाएगा। अब इसके बाद है देखो, अगर हस्बैंड या वाइफ जिनको कि वो पैसा मिलना है वो अवेलेबल नहीं है, उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो किस ऑर्डर में बाकी फैमिली मेंबर्स को मिलेगा, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक फैमिली चार्ट बना लेते हैं। सपोज ये गवर्नमेंट सर्वेंट है और ये उसको स्पाउस, चाहे कोई भी मेल कोई भी फीमेल समझो इसमें से, ठीक है। ऊपर मैं इनसे ऊपर वाली जनरेशन बना देती हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट के ही इज फादर, ही इज मदर, देन गवर्नमेंट सर्वेंट के हम यहाँ पर बच्चे बना देते हैं। सपोज दिस इज सन, सन 1 सन 2, ये बड़ा बेटा है ये छोटा। देन ये डॉटर है, शी इज अनमैरिड। एक डॉटर और है हु इज मैरिड। एक डॉटर और है विच इज विदाउट। इसके बाद इनके भाई बहन बना देते हैं। सपोज ये गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसकी की डेथ हुई थी, उसके भाई बहन और बना देते हैं। ये है ब्रदर जो कि माइनर है। शी इज अनमैरिड सिस्टर। ये है मैरिड सिस्टर और ये है विदाउट सिस्टर, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ा हमने सन बनाया है, बेटा जो है, ये उसके बच्चे हैं। अब चाहे इनमें बेटा बना लो चाहे बेटी बना लो, एक सन है एक डॉटर है, जो मर्जी है, ठीक है। अब देखो इनको किस ऑर्डर से मिलेंगे, ये जो हमने कैश इक्विवेलेंट हमने पीछे कैलकुलेट किया, वो अब गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ के बाद किस ऑर्डर में मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया सबसे पहला राइट तो स्पाउस का हो गया, तो दिस इज फर्स्ट। सेकंड देखो, फेलिंग अ विडो और हस्बैंड, यानी कि विडो या हस्बैंड है ही नहीं, तो टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन, चाहे वो अडॉप्टेड ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इसमें से एल्डेस्ट सर्वाइविंग कौन हुआ, S1, तो यानी सेकंड राइट इसका होगा। अगर ये भी नहीं है तो ऑफकोर्स थर्ड राइट इस बेटे का होगा, छोटे बेटे का, जो भी एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन होगा उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। उसके बाद मिलेगा एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड डॉटर को, तो दिस इज अनमैरिड डॉटर, यानी थर्ड हक इसका है।
फिर आ जाते हैं विदाउट डॉटर। देखो मैरिड डॉटर को नहीं, फोर्थ नंबर है मैरिड डॉटर का। तो इसको देखो बहुत ही लॉजिकली सीक्वेंस बन रही है। गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ जो लोग रह रहे होंगे पहले उनका हक होगा। मैरिड डॉटर तो भाई अपने हस्बैंड के साथ रह रही होगी, इसलिए पहले उसका हक नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। फोर्थ हो गया विदाउट डॉटर। अब जब ये वाले खत्म हो गए, ठीक है, तो फिर नंबर आता है फादर और मदर का, क्योंकि वो भी साथ ही रह रहे हैं। तो फादर और मदर का आ गया यहाँ पर फिफ्थ फादर, देन सिक्स्थ मदर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट यानी पहले फादर है और उसके बाद फिर मदर आएंगी। अब फादर और मदर की भी अगर डेथ हो चुकी है या ये भी अवेलेबल नहीं है, इनमें से मतलब मैंने जितने नंबर डाले हैं ना वो कोई भी अवेलेबल नहीं है वो पैसे लेने के लिए, तो नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आएगा मैरिड डॉटर का नंबर। तो दिस इज सेवेंथ। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई, देखो बच्चों का नंबर आ गया, पेरेंट्स का नंबर आ गया। अब ये सब में से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो नंबर आता है फिर भाई बहनों का उसके बाद। तो भाई बहनों में भी सबसे पहले आएगा माइनर ब्रदर। ठीक है, तो ये हम पहुंच चुके हैं अब एट्थ पॉइंट पे। सेवंथ में हो गया था मैरिड डॉटर, एट्थ पॉइंट पे आ जाते हैं एल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रदर बिलो द एज ऑफ 18, यानी माइनर ब्रदर में जो भी सबसे बड़ा सर्वाइविंग होगा वो। तो एट्थ नंबर पे ये आ गया। अब खुद ही सोचो भाई नाइन्थ पे कौन होगा, कौन बचा यहाँ पे, अनमैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर या विदाउट, सॉरी नॉट डॉटर, अनमैरिड सिस्टर, मैरिड सिस्टर या विदाउट सिस्टर। तो ऑफकोर्स पहले है अनमैरिड और उसके बाद है विदाउट। मैरिड सिस्टर जो है वो इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और उसके बाद भी अगर विदाउट सिस्टर जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो इन दैट केस हम जाएंगे जो एल्डेस्ट प्री डिसीज सन, यानी जिस एल्डेस्ट सन की डेथ हुई होगी उसके बच्चे। ठीक है, उसमें एल्डेस्ट जो भी एल्डेस्ट चाइल्ड होगा, अब यहाँ पे चाइल्ड है तो चाहे सन है चाहे डॉटर है, इसका डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं है। तो दैट मीन्स इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा नेक्स्ट जो नंबर होगा वो उसका होगा। ठीक है, तो ये इस ऑर्डर के अंदर ये लोग एलिजिबल होते हैं उस कैश को रिसीव करने के लिए जो कैश इक्विवेलेंट बना था लीव इनकैशमेंट के लिए जिस गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो गई है। इसको विद ऑर्डर याद कर सकते हो एंड इट इज वेरी इजी। इस चार्ट के साथ याद करना बहुत इजी हो जाएगा। रूल 39D के अंदर बस एक लास्ट केस डिस्कस किया हुआ है। सपोज दिस गवर्नमेंट सर्वेंट, पहले हम इसका नोट पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट ने किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर अप्लाई किया था थ्रू प्रॉपर चैनल, और वहां पर जब अप्लाई किया तो वहां पर उसको सिलेक्शन हो गया और फाइनली ही हैज डिसाइडेड टू गो टू दैट पीएसयू। ठीक है, अब ये पीएसयू कोई कॉर्पोरेशन या कोई कंपनी हो सकती है विच इज होली और सब्सटेंशियली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि प्रॉपर चैनल से अप्लाई किया होना चाहिए और बाद में उस जॉब को टेकअप करने के लिए ही हैज आस्क्ड फॉर परमिशन एंड नाउ ही हैज बीन परमिटेड टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन दैट सर्विस और पोस्ट अंडर दैट कॉर्पोरेशन या कंपनी या फिर पीएसयू। ठीक है, तो इन दैट केस एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसको पढ़ेंगे यहां से, ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। भाई सेम रूल है, सेम तरह से कैलकुलेट होगा, सिर्फ एक डिफरेंस है कि सिर्फ अर्नड लीव के हिसाब से लीव सैलरी मिलेगी, एचपीएल नहीं काउंट होगी। और ये अर्न लीव के हिसाब से जो लीव सैलरी मिलेगी, इस तरीके का रूल हमने और कहां पर पढ़ा था, जब गवर्नमेंट सर्वेंट परमानेंट या क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय में नहीं होता, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट जब खुद रिजाइन करके जाता है। रिजाइन करके जाता है तो आधी उसकी जितने भी क्रेडिट पे ईएल होती है उसकी आधी ईएल के लिए इनकैशमेंट मिलता है, बट एनी हाउ एचपीएल इंक्लूडेड नहीं होती। सिमिलरली जो पीछे हमने एक रूल पढ़ा था कि वहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट अगर परमानेंट या क्वासी परमानेंट है, सॉरी नहीं है, तो इन दैट केस भी सिर्फ ईएल के लिए इनकैशमेंट मिलता है। तो इन दिस केस ऑल्सो, क्योंकि वो खुद से डिसाइड करके गवर्नमेंट की सर्विस जो छोड़ के जा रहा है और पीएसयू में जा रहा है, इसलिए सिर्फ ईएल के लिए इनकैशमेंट मिलेगा। बट इसके अंदर हाफ ईएल की कोई मतलब कंडीशन नहीं है जो कि रेजिग्नेशन में थी। यहाँ पर जितनी भी ईएल उसकी क्रेडिट में हुई मैक्सिमम टू 300, उसके हिसाब से उसको इनकैशमेंट मिल जाएगा। नोट भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके अंदर से सिर्फ मार्क कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर वो जा रहा है तो उसके अपॉइंटमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, या फिर ऑटोनोमस बॉडी में जा रहा है तो उसके अपॉइंटमेंट की भी बात यहाँ पर हो रही है, बट ही मस्ट हैव अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल एंड देन रिजाइन्स फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस टू टेक दैट अपॉइंटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। रूल नंबर 40 है लीव सैलरी। द गवर्नमेंट सर्वेंट ही इज प्रोसीडिंग ऑन अर्न लीव
तो ड्यूरिंग ही इज ऑन अर्न लीव उसको किस हिसाब से पे मिलेगी, जो पे है उनकी वो कौन से पे लेवल के रेफरेंस से मिलेगी, तो वो जब वो अर्न लीव से जस्ट पहले जो पे ड्रॉ कर रहा था उसी हिसाब से उसकी लीव सैलरी जो है वो कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट यहाँ पर नोट देखते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस पर है एंड दैट टू आउट ऑफ इंडिया, दिस मीन्स द फॉरेन सर्विस डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो आउटसाइड इंडिया ही होगा, ठीक है, वो इनसाइड इंडिया भी हो सकता है। फॉरेन सर्विस इज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम हिज सर्विस, ठीक है, वो अपनी सर्विस के अलावा किसी दूसरी सर्विस के अंदर गया हुआ है, तो दैट इज फॉरेन सर्विस। बट नाउ दिस सर्विस इज ऑल्सो आउट ऑफ इंडिया, तो इन दैट केस तो इसकी लीव सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी पे लेंगे, अगर ये गवर्नमेंट सर्वेंट इंडिया में होता तो कौन सी पे ड्रॉ करता, ठीक है, तो द पे विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव ड्रॉन इफ ऑन ड्यूटी इन इंडिया शैल बी सब्सटीट्यूटेड फॉर पे एक्चुअली ड्रॉन वाइल कैलकुलेटिंग लीव सैलरी, यानी लीव सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए इस पे का रेफरेंस लिया जाएगा। सेकेंड इज डिलीटेड। थर्ड, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने एचपीएल यानी हाफ पे लीव या फिर एलएनडी लीव नॉट ड्यू ली है तो उसको हाफ पे लीव सैलरी मिलेगी, लीव सैलरी इक्वल टू हाफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सब रूल 1। सब रूल 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव जो पे इसको मिल रही होगी उसी हिसाब से लीव सैलरी मिलेगी, तो लीव नॉट ड्यू और हाफ पे लीव के अकॉर्डिंग इनको हाफ मिलेगी, उसकी उस पे का हाफ मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्यूटेड लीव। कॉम्यूटेड लीव में क्योंकि दो एचपीएल बना के मिला के एक कॉम्यूटेड लीव बनती है तो भाई पूरी लीव सैलरी मिलेगी, तो जैसे सब रूल 1 के अंदर अर्न लीव के हिसाब से जो लीव सैलरी मिलती है सेम कॉम्यूटेड लीव में मिलेगी। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ईओएल पे गया हुआ है तो उसको कोई लीव सैलरी नहीं मिलेगी। एंड नाउ लास्ट पॉइंट, ये सब डिलीटेड है। 7th का सी, जो रीएम्प्लॉयमेंट वाला गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनको जब लीव दी जाती है तो लीव सैलरी जो होगी वो उनकी जो पे है उसके अंदर से पेंशन माइनस करके जो पे बचेगी उसके हिसाब से लीव सैलरी दी जाएगी। रूल नंबर 8 में देखो, सपोज इस पर्सन के ऊपर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 लगता है और इस पर्सन ने ईएल के अलावा कोई अदर लीव ली है, सपोज मेडिकल लीव ली है, तो इस केस में इस एक्ट के अंदर उनको कुछ बेनिफिट मिलता है। तो अगर ईएल के अलावा कोई दूसरी लीव है तो उनकी जो लीव सैलरी होगी वो कैसे गवर्न होगी, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बेनिफिट मिला होगा वो बेनिफिट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा लीव सैलरी कैलकुलेट करते टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने रिटायर कर दिया या फिर रिजाइन कर गया वो सर्विस से और उन्होंने लीव नॉट ड्यू ले रखी थी। लीव नॉट ड्यू कब ली जाती है, जब एचपीएल खत्म हो गई और मेडिकल सर्टिफिकेट पर उन्होंने लीव नॉट ड्यू ले ली, ठीक है, और वो कब एडजस्ट होती है, जब ये गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी सर्विस में आगे एचपीएल अर्न करता रहता है। अब वो अर्न करे बिना ही अगर रिजाइन कर गया और या फिर रिटायर हो गया तो इन दैट केस जो भी उनका एडजस्टमेंट होगा, जितना भी उन्होंने ओवर ड्रॉ की होगी सैलरी, वो सैलरी जो है वो लीव सैलरी से एडजस्ट होगी। नेक्स्ट रूल में रूल 27 के सब रूल 2 के क्लॉज बी की बात कर रहे हैं और वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। मैं याद दिला दूं कि इसके अंदर अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को रिमूवल या फिर डिसमिसल किया जाता है सर्विस से, तो जिस दिन उसका रिमूवल या फिर जिस दिन उसका डिसमिसल हुआ है उससे 1 मंथ पहले, ठीक है, कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ प्रीसीडिंग द कैलेंडर मंथ इन विच ही इज रिमूव्ड, यानी उसको अगस्त के अंदर अगर रिमूव किया गया है तो उससे 1 महीना पहले यानी कि जुलाई तक के लिए ईएल जो है वो क्रेडिट होंगी सिर्फ, ठीक है। तो इन एनी केस अगर किसी भी वजह से उसने जो लीव अर्न करी है विच इज इन एक्सेस ऑफ द लीव क्रेडिट, ठीक है, एक्सेस है वो लीव क्रेडिट से, तो जो लीव सैलरी है, जो ओवर पेमेंट है लीव सैलरी की, वो रिकवर की जाएगी, ठीक है। इट इज वेरी लॉजिकल। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 41, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो लीव सैलरी पेबल होगी वो किस में, रुपीज में पेबल होगी इन इंडिया। रूल नंबर 42, एडवांस ऑफ लीव सैलरी, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पहले थे ये प्रोविजन था एडवांस ऑफ लीव सैलरी का, बट आफ्टर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ओएम डेटेड 7 अक्टूबर 2016, यहाँ पर आप देख सकते हो रूल नंबर 6 यानी इस टेबल का पॉइंट नंबर 6 कि एडवांस ऑफ लीव सैलरी हैज बीन एबॉलिश्ड। पहले क्या होता था कि 30 दिन से ज्यादा की अगर किसी ने लीव ली है,
किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट ने, तो वो एडवांस ऑफ लीव सैलरी ले सकता था, सब्जेक्ट टू डिडक्शंस की इनकम टैक्स काट के, पीएफ वगैरह, एचआरए ऑन रिकवरी ऑफ एडवांसेस को एडजस्ट करने के बाद जो लीव सैलरी बनती है तो उसका एडवांस मिल जाता था अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने 30 डेज से ज़्यादा की लीव अप्लाई किया तो, ठीक है। बट अब वो एडवांस जो है वो एबॉलिश कर दिया गया है। So this brings us to the end of chapter 4. नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे स्पेशल काइंड्स ऑफ लीव, चैप्टर 5। टोटल 66 रूल्स हैं, यहाँ तक हमने 42 रूल्स कवर कर लिए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।